अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पशुओं में होने वाली निमोनिया और गलघोटू बीमारी और उसका इलाज। सेम की अधिक उपज लेकर एक किसान ने की लाखों की कमाई। सेब की बागवानी लगाते समय बरती जाने वाली सावधानियां। खेती के साथ प्रदेश के किसान पशुपालन व्यवसाय अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यदि पशुओं में होने वाले रोगों का समय पर उपचार न किया जाए तो पशुपालक को भारी नुकसान उठाने के साथ साथ अपना पशुधन भी गंवाना पड़ सकता है। चूंकि इस मौसम में पशुओं के सामान्य रूप से निमोनिया और गलघोटू बीमारी पाई जाती है पशुओं में, इन बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है कि पशुपालक अपने पशुओं का पूरा ख्याल रखें और नियमित टीकाकरण भी करें। जिसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण गुप्ता से। निमोनिया जो कि मुख्यतः सांस की बीमारी है, ज्यादातर सभी पशुओं में पाई जाती है, जैसे कि भैंस, गाय, भेड़, बकरी। ये जानलेवा भी हो सकती है अगर इसका समय पे इलाज नहीं करवाया जाए। तो हम पशुपालकों से, किसानों से यही आग्रह करेंगे कि जब भी उन्हें ऐसा जानवरों में कुछ इस तरह के लक्षण लगे कि उनको सांस में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी है, नाक से पानी आ रहा है, तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं या फिर हमारे पास ले आएं, ताकि उनका समय पे सही तरीके से इलाज हो सके। हरियाणा प्रदेश का किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय अपनाकर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वे अपने पशुओं का ख्याल रखें। इस मौसम में पशुओं में अक्सर निमोनिया और गलघोटू की बीमारी हो जाती है, जो कि काफी जानलेवा है। पशु चिकित्सक डॉक्टर तरुण गुप्ता ने बताया कि निमोनिया श्वास रोग की बीमारी है। ये सभी पशुओं में पाई जाती है। यदि पशु को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। निमोनिया जो कि कई तरह का होता है और हमारे यहाँ पे किसान भाई कुछ अपनी गलती की वजह से भी निमोनिया की शिकायत जानवरों में हो जाती है। उसमें जो सावधानी हमारे किसान भाइयों को या पशुपालकों को बरतनी चाहिए वो ये है कि कभी भी नाल जो है जीभ पकड़ के ना दें, जीभ बाहर निकाल के ना दें। जानवर का सिर बहुत ऊंचा ना हो कि उसको जो दवाई आप नाल के रास्ते दे रहे हैं वो सीधी उसकी फेफड़ों में चली जाएगी और उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। और कभी भी उसको इतनी मात्रा में दवाई पानी में ना दे दें कि वो वो इतना ले ना पाए और सारी की सारी दवाई या पानी जो है उसकी सांस की नलकी से फेफड़ों में चले जाए। पशु विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण ने बताया कि निमोनिया रोग से पीड़ित पशु को गलघोटू बीमारी होने की पूरी संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, अपने पशु का पूरा ख्याल रखें, पशुओं के सभी टीके लगवाएं। पशुपालक जितना ख्याल अपने पशुओं का रखेंगे, उनके पशु भी उनके लिए लाभकारी बने रहेंगे। ये नहीं कि आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो उसका अगर बीमारी उसमें आ जाती है, जानवर में आ जाती है, तो उसकी वजह से उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कभी भी गलघोटू की बीमारी हो तो उसका इलाज अतिशीघ्र करवाएं, जो अपने पशु चिकित्सक हों।
उसमें अच्छे एंटीबायोटिक्स लगवाने की ज़रूरत होती है और कुछ सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, वो कि जो वेटनरी सर्जन है, जो वेटनरी डॉक्टर है, वो इसका ज्ञाता होता है और उसी से ही इलाज करवाएं। ये मुख्यतः लक्षण जो ज़्यादातर निमोनिया के कारण हैं। बाकी और कई तरह के निमोनिया हो सकते हैं जानवरों में, जैसे कि वायरल निमोनिया होता है, पैरासिटिक निमोनिया होता है, फेफड़ों में सिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। तो इस तरह के कोई भी लक्षण आपको, किसान भाइयों को सांस लेने में दिक्कत अगर जानवरों को आए, तो उसको यही आग्रह है कि उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाने की कोशिश। बहरहाल जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि दुधारू पशु अपने मालिक को भारी मुनाफा देते हैं, लेकिन यदि उनका ख्याल ना रखा जाए और यदि जानलेवा बीमारियों से उनका बचाव ना किया जाए तो यही पशुधन आपकी जेब ढीली भी करवा सकता है। जिस प्रकार से हम पशुधन से धन कमाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका विशेष ख्याल भी रखें। सेम की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान करते हैं और इससे अच्छी आमदनी वही किसान ले पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक को अमल में लाकर करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम चंडी, जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार खोड़ियार से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि सेम की खेती करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं। तो इन्होंने सेम की खेती किस तरह से की है, आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। यहाँ पे अभी 8 एकड़ पे सेमी लगा हुआ है और ये सेम 3 वैरायटी का नाम है, इसमें VNR की है, VNR सेम 3। इस साल चूंकि सेमी दूसरी सेमी फली नहीं है और अपनी जो ये सेम 3 सेमी थी, ये इस बार बहुत अच्छी फली है बाकी सेमियों की अपेक्षा, और इसी कारण हमें बाजार में इसमें अच्छा रेट मिला। हमें इस किसान ने सेम की फसल से अभी तक कितनी उपज प्राप्त की है तथा आने वाले समय में इन्हें सेम का और कितना उत्पादन मिल सकता है, साथ ही साथ सेम की खेती से प्रति एकड़ लागत खर्च को काटने पर इनको कितना शुद्ध लाभ होगा, आइए जानते हैं इसी किसान से। जुताई के बारे में कहना चाहूंगा कि जुताई में हमने लगभग 4 से 5 हजार रुपए इसमें खर्च किया था। 3 हजार रुपए का तो खाली गोबर खाद होता है। उसके बाद रासायनिक खाद की यदि मैं बात करूं तो लगभग 10 हजार के आसपास का इसमें हमको रासायनिक खाद डालना पड़ता है। एकड़ में इसमें 2 किलो बीज लगता है। यदि 2 किलो बीज लें तो 1000 रुपए के आसपास बीज की कास्ट बैठती है। चूंकि ये फसल हमारी लंबी चलती है, इसलिए 20 से 25 हजार रुपए के आसपास की दवाई इसमें प्रति एकड़ जा सकती है। इसकी जो तोड़ाई है, फल की तोड़ाई, वो 1 रुपए किलो के दर से हम इसमें तोड़ाई कर सकते हैं। और यदि हमें एकड़ में 1000 बांस लग रहे हैं तो 12,000 का इसमें बांस लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि 50 रुपए किलो के हिसाब से इसमें यदि हम GI वायर लें तो ये लगभग हमें 100 किलो से 150 किलो इसमें तार लगता है। 1,500-2 हजार रुपए के हिसाब से इसमें बिजली बिल आ सकता है। 10-8 के रोपाई की थी और 10-10 के इसमें मैंने माल तोड़ना चालू कर दिया था। उसके बाद से कंटिन्यू माल टूट रहा है इसमें। अभी तक इसमें मैं 500 मन का उतारा ले चुका हूं और आगे अभी तोड़ाई बाकी है। कम से कम 60% करीबन तोड़ाई हो चुकी है और 40% अभी और तोड़ाई होना बाकी है इसके अंदर में। उसके बाद में यदि हम बाजार भाव देखें तो आज के तारीख में 14-15 रुपए चल रहा है। किसान भाइयों, इनके बताए अनुसार सेम की खेती करने में प्रति एकड़ कुल लागत खर्च होता है 1,15,000 रुपए और इनको अभी तक प्रति एकड़ सेम की फसल से 500 मन यानी कि 200 क्विंटल उपज मिल गई है तथा 80 क्विंटल तक और उपज मिलने की संभावना है। इस तरह इनको सेम की खेती से कुल 280 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त हो जाएगी और यदि इन्होंने 1400 रुपए प्रति क्विंटल के औसत बाजार भाव से भी बेचा तो इन्हें 3,92,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होगी। यदि इन्हें मिली कुल आय में से लागत खर्च 1,15,000 रुपए को घटा दिया जाए तो इनको प्रति एकड़ सेम की खेती से 2,77,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होगा। अब चूंकि बात करते हैं कि इन्होंने सेम की खेती से इतना अधिक उपज प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी कैसे की, मल्चिंग व ड्रिप लगाने से पहले कौन कौन से खाद व उर्वरकों को कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए तथा सेम की बुआई के बाद फसल में खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरकों का प्रबंधन तथा सेम की बेलों को सहारा किस प्रकार दिया, आइए जानते हैं। सेमी लगाने से पहले अपन इसकी गहरी जोताई अच्छी कर लें
और इसको ये देख लें कि बड़े ढेले तो नहीं है। यदि बड़े ढेले हैं तो रोटावेटर के माध्यम से इसमें बारीक उसकी जुताई कर लें। उसके बाद में इसमें हमने 2 ट्राली गोबर खाद डाली हुई है, अच्छी पची हुई रहनी चाहिए गोबर खाद। वही गोबर खाद का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में रेजर के माध्यम से मोटी मेड़ बना लें, इसमें क्यारी खींच लें। रेजर खींच के इसमें जो हमने खाद डाला तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था। पोटाश जो है 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था। नाइट्रोजन 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था। और जब हमारी क्यारी बन जाए उसके बाद में हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन बिछाएंगे। और ड्रिप पाइपलाइन बिछाने के बाद में हमें ये देखना है कि ड्रिप पाइपलाइन हमारी चौक तो नहीं है। यदि चौक है तो उसकी सफाई करवा लें एसिड के माध्यम से, और 5 किलो एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें चला सकते हैं हम। उसके बाद में हमें ये देखना है कि जब हम मल्चिंग हमारी बिछा रहे हैं तो मल्चिंग बिछाने के बाद में हमें इसमें क्लोरोकान्फिडोर नाम की दवाई आती है, उसको चलाना है। उससे क्या होगा कि अंदर में जो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े जो रह गए हैं वो उस दवाई के कारण खत्म हो जाए। एक सॉकेट हमारा गर्म पाइप रहता है, उस पाइप को हम ले करके उसमें जहाँ पे हमें 2 फीट में दी एक गड्ढा करना है तो सॉकेट के माध्यम से उसको गर्म करके हम उसको मल्चिंग में छेद कर लें। उसमें मल्चिंग में जब छेद हो जाए उसके बाद में हमें एक गड्ढे में एक ही बीज लगाना है। और हमारा बीज का जर्मिनेशन अच्छा आ गया है तो ठीक है, अन्यथा इसमें जैसे हमारा पौधा बड़ा हो गया 2 पत्ती का हो गया, उस टाइम पे हमें दिखना चालू हो जाता है तो उस टाइम पे हम खाला भी भर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मल्चिंग लगाने से हमें बेनिफिट यह मिलता है कि आसपास में खरपतवार नहीं उगते। खरपतवार नहीं उगने के कारण हमारा जो मल्चिंग का बेनिफिट हमें पूरा मिलता है। और पानी की मात्रा कम लगती है, बिजली बिल की बचत होती है। इसलिए हमेशा मल्चिंग में ही खेती करें। शुरू में हम इसमें जो खाद डालते हैं 19-19 के रेशो में खाद डालते हैं, और उसके बाद में 2 किलो के रेशो पे चलता है वो खाद प्रति एकड़ में। उसके बाद में हम उसमें 4 किलो जब फूल हमारा दिखना चालू हो थोड़ा सा लांघा पानी दे करके उसको 4 किलो खाद दे सकते हैं। उसके बाद यदि हमारा फल फूल इसमें सेट हो जाए, माल अच्छा तोड़ने लायक हो जाए, तब इसमें हम 6 किलो खाद में 19-19 के रेशो पे जा सकते हैं। रोज चलाते हैं इसमें 19-19 का खाद। शुरुआत में 10 मिनट पहले पानी चालू करना है, उसके बाद में हमें खाद लेना है आधा घंटा खाद लेने के बाद में उसमें 10 मिनट तक वापस सादा पानी चलाना है। क्योंकि ये मल्चिंग में लगा हुआ है इसलिए इसमें नाली में खरपतवार उगते हैं, और नाली में उगने के कारण क्या होता है कि नाली में हम आसानी से ग्रेमोक्जन नाम की दवाई आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रति टंकी इसमें हम 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से इसमें ग्रेमोक्जन का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 3 बार हो चुका है खरपतवार, क्योंकि नीचे नाली में रहते खरपतवार नीचे नाली में उगते हैं। मल्चिंग लगा होने के कारण पौधे के पास में इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं, इसलिए मल्चिंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। जल प्रबंधन के बारे में ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके अंदर में क्या होता है कि हम नाली मोटी बनाते हैं और निकासी का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जल निकासी यदि हमारी अच्छी रहेगी तो हमारा पानी बिल्कुल ठहराव नहीं होगा, और जब हमारा पानी ठहराव नहीं होगा तो हमारे पौधे जो मेड़ के ऊपर में लगे हुए हैं वो पौधे को पूरा खाद जो हम दे रहे हैं वो पूरा ड्रिप के माध्यम से मिलता है, और हमारा पौधा स्वस्थ और हेल्दी रहता है। इसमें जो हम बांस तार का मंडप किए हुए हैं, मंडप करने से बेनिफिट ये मिलता है कि माल की क्वालिटी अच्छी मिलती है, और माल की साइज लंबी आएगी थोड़ी सी, और तोड़ने में आसानी जाती है। उसमें क्या होता है कि डबल तार लाइन हम बांस लाइन करेंगे, डबल बांस लाइन गड़ाते हैं, और खड़े मंडप में यदि हम खेती करें तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा इनकी सेम की फसल में कुछ कीट व रोगों का प्रकोप भी हुआ था, तो उनके रासायनिक नियंत्रण के लिए इन्होंने कौन-कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। बीज से लगने के कारण इसमें जो स्टार्टिंग में हमें जो प्रॉब्लम आती है गलन की, उस गलन के लिए सेक्टिन नाम की दवाई आती है, उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद में यदि हमें ऐसा लग रहा है कि समय समय पर रस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या पाउडरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए नेटियो नाम की दवाई आती है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उस दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं इसमें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, सेब की बागवानी के लिए हिमाचल प्रदेश की जलवायु अति उत्तम है। यहाँ के सभी क्षेत्र की भूमि ऊंची नीची और कम ढलान से अधिक ढलान वाले भागों में बटी हुई है, जो कि सेब की बागवानी के लिए अधिक उपयुक्त है। जो भी किसान भाई नए बगीचे लगाने जा रहे हैं वो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं सेब की बागवानी लगाते समय कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान रखना है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रैना। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम इस कृषि विज्ञान केंद्र चंबा में विज्ञान एवं तकनीकी सप्ताह मना रहे हैं और इसके अंतर्गत हमारे जो किसान हैं, ये हमारे ऑपरेशनल विलेज निकरा जहां हमारा प्रोजेक्ट चला है उसके एकत्रित हुए हैं और हम इनको सेब के नई किस्में जो है वो लगाने के लिए दे रहे हैं। सेब की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले अच्छी किस्म के स्वस्थ फलों को सुखाकर उनका बीज प्राप्त किया जाता है। बीज की अच्छी जर्मिनेशन के लिए उसको 2-3 महीने तक स्ट्रैटिफिकेशन की जाती है, उसके बाद उन्हें लगाया जाता है। तो मैं आज ये बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, सेब का पौधा जब आप लगाएंगे और नर्सरी से ले जाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे 4 प्रकार के 2 प्रकार के रोग और 2 प्रकार के कीट जो हैं वो नर्सरी से ही बगीचे में जाते हैं। तो आप जब पौधा लें तो कुछ बातें ध्यान से देख लें। जैसे जो पौधे हैं इनमें किसी भी प्रकार की बालों की तरह गुच्छे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये एक हेरी रूट बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से लगती है। ये बीमारी वाला पौधा जब एक बार बगीचे में लग जाता है तो ना तो ये पौधा मरता है ना ये पौधा बढ़ता है। ग्रोथ उसकी होती है पर बहुत ही कम। आपको लगेगा कि ये पौधा चलेगा, परंतु नहीं। तो यहाँ पर ही आप ऐसे पौधों को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बीमारी फैलती जाती है बगीचे में, एक पौधे से दूसरे में, फिर आने वाले कई सालों में बगीचे को ख़त्म करती है। दूसरी आती है कि ये गांठें बनी होती हैं बड़ी बड़ी, जिसे हम ट्यूमर गाल कहते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया का होने वाला रोग है और ये भी नर्सरी से ही जाता है। और 2 प्रकार के कीड़े, एक स्केल और दूसरा वुली एफिड। वुली एफिड वाले पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में गांठें बनी होती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये कीड़ा जो है वो नीचे जड़ों में होता है। तो जो कुछ बेचने वाले हैं जो इनका क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर जड़ों को काट देते हैं ताकि आपको नज़र ना आए। परंतु फिर भी ये पौधे जो हैं आप ढंग से लें ताकि ये कीड़ा ना जाए। हमारे चंबा में ये कीड़ा लगभग सारे बगीचों में फैला हुआ है और नियंत्रण से कईयों के बाहर चला गया है। तो लगाते समय इस कीट का खास ध्यान रखें। और चौथा जो है वो स्केल, सेंजो स्केल। ये आप देख सकते हैं जिस पौधे में होगी। हमने तो यहाँ नर्सरी इंस्पेक्शन के बाद वो पौधे रिजेक्ट करके जो थे हमारे पास वो जला दिए हैं और उसके बाद पौधे अच्छी तरह उपचारित करके कीटनाशी से और फफूंदनाशी से वो उनको ट्रीट करके ही हम किसानों को देते हैं। परंतु जब आप लगाने लगेंगे पौधे तो आपको भी चाहिए कि क्लोरपाइरिफॉस या ब्लाइटॉक्स में पौधों को डीप करने के बाद ही लगाएं, ताकि और भी कई प्रकार के जो रोग हैं वो आपकी बगीचे में ना जाएं। और एक और बात जो आप पौधा लगाते समय ख्याल करें कि जो इसकी ग्राफ्ट यूनियन होती है, जहाँ पर कलम की होती है पौधों में, वो अभी इस समय साफ दिखती है। जैसे यहाँ पर ये पौधा कलम हुआ है, ये पॉइंट जो है मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। जिसका भी ये पॉइंट दबा देता है वो मिट्टी में, तो वो पौधा जो उसमें एक रोग आ जाता है कॉलर रॉट, जो आने वाले समय में ये पौधा जब बढ़ता जाता है तो 10-12 साल के बाद वो पौधा मर ही जाता है, वो नहीं बचता है। तो इन 4-5 बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे पौधे लगाते समय, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं, कौन सी किस्म लगा रहे हैं, उसका बढ़िया नक्शा बना करके रखें। कौन कौन सा पॉलिनाइज़र आपने बीच में लगाया है, क्योंकि बगीचे में कम से कम 3 प्रकार का पॉलिनाइज़र के पेड़ जो हैं वो होने चाहिए। और इसकी जो संख्या है वो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 33% जो है वो बगीचे में आनी ही चाहिए।
तो ये मैं कुछ आपको सुझाव दे रहा था, क्योंकि अभी आप जो हैं अपना बगीचा लगाने जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन बातों का खास ख्याल रखें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आदमपुर, जिला हिसार के कृषक अमित सिंह ने। यह स्ट्रॉबेरी की खेती करने की नई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो शब्द स्ट्रॉबेरी है वो इसलिए बना हुआ है कि इसके जो फ्रूट है वो ज़मीन की बजाय किसी घास फूस पे या स्ट्रॉ पे या मल्च पे लगे, इसलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी है। और हम ये चाहते हैं कि बजाय हम इसको ज़मीन के, अगर इसको हम ट्रेली सिस्टम पे लाएं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. भाटिया ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की नई तकनीक के अंतर्गत पौधों को अलग अलग तरीकों से लगाकर शोध किया। तो उन्होंने कौन सी स्ट्रॉबेरी की खेती करने की प्रणाली को किसानों के लिए फायदेमंद बताया, आइए जानते हैं उन्हीं से। उसमें हमने जो लगाया है एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल के अलावा एक हॉरिजॉन्टल प्लांट्स हैं स्लांटिंग पोजीशन में, दूसरे स्लांटिंग प्लांट हैं स्लांटिंग पोजीशन में, चौथा जो सिस्टम लगाया हमने वो प्लांट भी वर्टिकल है, सिस्टम भी वर्टिकल है। जो हम इनिशियल स्टडीज जो हमारे शुरू के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो सिस्टम जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो अच्छा है, और दूसरा जो स्लांटिंग सिस्टम है प्लांट हॉरिजॉन्टल है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये दो सिस्टम हमारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं ये, और हम ये चाहते हैं हमारे किसान भाई बजाय उसको जमीन के अगर यहाँ लगाएं तो बड़ी अच्छी बात है। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं स्ट्रॉबेरी के पौधों को उगाने के लिए जरूरी माध्यम की। तो स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए कौन कौन से अवयवों की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। और इसमें जो हमने पाइपों के अंदर जो मिश्रण डाला है वो उसमें जमीन का कोई मिट्टी का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इसके अंदर कोकोपीट है, साथ में वर्मिकोलाइट है, और साथ में कई जगह हमने मिक्सचर कर रखा है वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी मिट्टी है, बाकी हम ये कहेंगे भी एक सॉइललेस कल्चर बोलते हैं। एक शब्द आजकल चला हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल पानी के अंदर, और ये हाइड्रोपोनिक्स से मिलता जुलता है। इसमें पानी नहीं है, पानी की जगह सॉइललेस बिना मिट्टी का एक हमारा मीडिया है, उस मीडिया के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं। और इसमें जो पानी देने का सिस्टम है वो भी ड्रिप सिस्टम से है, और साथ में जो फर्टिगेशन हम उसमें 100 ppm से लेकर 250 ppm तक अलग अलग कंसंट्रेशन में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के लगाते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती खुले प्रक्षेत्र में करते हैं, जिससे एक तो उनकी फसल में रोग आने की संभावना ज्यादा रहती है, और दूसरा उन्हें फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। इसी समस्या को देखते हुए डॉक्टर एस.के. भाटिया द्वारा अपनाई गई तकनीक से स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं सबसे ज्यादा इसका जो फायदा ये है जो ट्रेली सिस्टम है कि हम एक यूनिट के अंदर जो डेंसिटी है प्लांट की वो 3 गुना तक ले जा सकते हैं, 3 से 4 गुना तक। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे एकड़ के अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं करीब 35,000 या 36,000, इस सिस्टम के अंदर हम लगा सकते हैं उसको। अगर 3 गुना हो जाते हैं तो ये करीब हो जाएगा 1,10,000 के आसपास। तो 1,10,000 जब हम प्लांट लगाएंगे और थोड़ा बहुत पैदावार के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा अंतर आएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम करीब 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। और पैदावार भी ऐसी ले रहे हैं, क्वालिटी यूँ अच्छी आएगी कि ज़मीन से फ्रूट टच नहीं हो रहा, इसलिए वो बहुत अच्छा उसकी क्वालिटी रहेगी, सफाई भी रहेगी, ख़राब भी नहीं होगा। ये इसमें ज़रूर है कि दूसरी जो हम फसलें लगाते हैं वीट की या पैडी की, उससे ज़रूर इसमें इनकम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। इसका जो यूज़ है एक हम बोलते हैं टेबल पर्पज़, तो वो बोलते हैं फ्रेश खाना, फ्रेश खाने में। और दूसरा आप देखते हैं इसके स्ट्रॉबेरी के जो जैम है,
थोड़ी सी जैम में दिक्कत है। इसका जो अकीन से इसका जो बीज है वो कई बार कट की आवाज़ देता है। बाकी इसका जो स्ट्रॉबेरी में और में बड़े ज़्यादा यूज़ है। प्रोसेसिंग के अंदर प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें इसकी मिक्सिंग है, इससे बनते हैं। और ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ है जिसको टेबल पर्पस बोलते हैं उसमें भी है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैकयार्ड मुर्गी पालन की कड़कनाथ नस्ल के चूजे तैयार करने पर जानकारी। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।